गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। आई होप तुम्हें उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। सो जो नेक्स्ट थ्योरम है ये कहती है कि अगर कोई ऑर्थोगोनल सेट है ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन आर एन देन इट विल बी द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इसको प्रूव करते हैं। अब क्योंकि हमें इसको इस सेट को हमें दिखाना है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो मैंने इस तरह की इक्वेशन ले ली है और यहाँ पर मैंने ज़ीरो वेक्टर ले लिया है। ठीक है, अब बेसिकली मुझे दिखाना है कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा के जो हो जाएंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। टेक एनी वी आई बिलोंग्स टू इस सेट में से मैंने कोई भी एक वी आई ले लिया है। ठीक है, वी आई के साथ मैंने इस इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है और मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पर वी आई वाली सिचुएशन, मतलब वी आई कहीं ना कहीं तो होगा, तो अल्फ़ा वी आई लिख लिया और उससे पहले भी कोई ना कोई टर्म होगी, तो यहाँ पर आई माइनस वन लिख लिया और यहाँ पे आई प्लस वाली टर्म लिख दी। मान लो वी आई मैंने वी फाइव चुना है। ठीक है, तो यहाँ पे वी फाइव कहीं ना कहीं तो होगा, तो उससे पहले वाली टर्म और उससे बाद वाली टर्म को भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया वी आई से। ये सेम इक्वेशन लिखी है, उसको थोड़ा सा उसमें ये वाली तीन टर्म मैंने देखी हैं, उनको प्रॉपर वे में लिखकर वी आई से उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो ज़ीरो से वी आई का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया। जब आप वी वन का डॉट प्रोडक्ट वी आई से करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल सेट है। तो वी सिर्फ आपके पास जो वेक्टर वी आई के अलावा जितने भी हैं सबके साथ इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ये एक ऑर्थोगोनल सेट है। सिमिलरली ये जो जितने भी यहाँ आई प्लस वन के साथ भी इसका ज़ीरो आएगा, वी के प्लस वन के साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ आई वाली टर्म, वी आई वाली टर्म। तो अल्फ़ा आई वी आई डॉट वी आई बचेगा। ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी और इस टर्म को आप लिख सकते हो अल्फ़ा आई वी आई का नॉर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है ए डॉट ए इज़ या वी डॉट वी इज़ नॉर्म वी का स्क्वायर। ठीक है, सो ये मैंने तुम्हें चैप्टर वन में कराया हुआ है। सो दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये टर्म या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। ठीक है, सो क्योंकि हमारे पास दो रियल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब या तो ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है। तो अगर ये ज़ीरो हो गया, एक केस ये बना ली, ये ज़ीरो हो गया, तो दैट मीन्स नॉर्म किसी नंबर का स्क्वायर ज़ीरो है, दैट मीन्स वो नंबर ज़ीरो है। दैट मीन्स अब किसी वेक्टर का अगर नॉर्म ज़ीरो है तो ये मैंने बताया था कि वो वेक्टर को ज़ीरो होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिए हुए हैं दीज आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, मतलब ये जो वेक्टर है नॉन ज़ीरो वेक्टर है। हैंस दिस इज़ नॉट ट्रू, हैंस अल्फ़ा आई शुड बी ज़ीरो। तो अब एक मैंने वी आई चूज़ किया था जिसकी वजह से मैंने अल्फ़ा आई को ज़ीरो दिखा दिया। सिमिलरली मैं अगर वी आई की चॉइसेस अलग अलग कर लूँ, मैं पहले वी आई को वी वन चूज़ कर लूँ, फिर वी टू चूज़ कर लूँ। अगर मैं वी वन चूज़ करूँगी तो मेरा अल्फ़ा वन ज़ीरो हो जाएगा, मैं वी टू चूज़ करूँगी मेरा अल्फ़ा टू ज़ीरो हो जाएगा, सिमिलरली वी के चूज़ करूँगी तो मेरा अल्फ़ा के ज़ीरो। इस तरह की तरीके से हम सारे अल्फ़ा आइज़ को ज़ीरो बना सकते हैं। हैंस दिस सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब और एक और डेफिनेशन है, बेसिस की डेफिनेशन है, लेकिन ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की। तो सबसे पहले बेसिस क्या होता था, एक बेसिस तुम्हें पता ही है जो कि स्पैन करता था और लीनियरली इंडिपेंडेंट होता था। तो अ बेसिस बी फॉर अ सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ आर एन इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर डब्ल्यू इफ एंड ओनली इफ बी इज़ ऑर्थोगोनल सेट। दैट मीन्स अगर बी बेसिस तो है ही, अगर वो ऑर्थोगोनल सेट भी है तो मैं उसको बोलूँगी ऑर्थोगोनल बेसिस। सिमिलरली ऑर्थोनॉर्मल भी की डेफिनेशन है, अगर वो सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑर्थोनॉर्मल सेट। दैट मीन्स जो बेसिस है, बेसिस डब्ल्यू का मान लो कोई बेसिस है, दैट मीन्स वो पहली कंडीशन ये होगी, अगर प्रॉपर कंडीशन हम पढ़ें तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दूसरी कंडीशन हो जाएगी वो स्पैन कर रहा है डब्ल्यू को, तीसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि वो ऑर्थोगोनल सेट है, दैट मीन्स उसके वेक्टर म्यूचुअली उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ रहा है।
और अगर मुझे उसको ऑर्थोनॉर्मल बनाना है दैट मीन्स मेरे को एक फोर्थ कंडीशन और डालनी पड़ेगी कि उनके वेक्टर्स का जो नॉर्म है वो 1 है, दैट मीन्स वो सारे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, सो ये रिजल्ट क्या बोल रहे हैं कि B इज़ एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ n जीरो वेक्टर इन Rn, देन B इज़ ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर Rn। अगर B ऑर्थोगोनल सेट है, ठीक है, ऑफ n नॉन ज़ीरो वेक्टर इन Rn, अगर उसके पास एग्जैक्टली n नॉन ज़ीरो वेक्टर है, ऑर्थोगोनल सेट है और एग्जैक्टली n नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं, मान लो v1 v2 vn तक है, ठीक है, Rn के अंदर, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो, और क्योंकि डायमेंशन जो है Rn की वो n होती है, और हमारे पास एक सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है विद एलिमेंट n, हेंस दैट सेट विल बी द बेसिस फॉर Rn, और वो बेसिस भी बन गया, ऑर्थोगोनल तो है ही, तो ऑर्थोगोनल बेसिस बन गया। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट भी फॉलो करेगा क्योंकि उसके पास n वेक्टर्स हैं, ऑर्थोनॉर्मल है तो वो ऑर्थोगोनल तो होगा ही। ठीक है, ऑर्थोगोनल है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और n वेक्टर है, एग्जैक्टली n वेक्टर है, और डायमेंशन जो Rn की होती है वो n होती है। ठीक है, तो हमें स्पैनिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरे को स्पेस की डायमेंशन पता है और मेरे पास उतने ही वेक्टर हैं जितने स्पेस की डायमेंशन है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो स्पैन करेगा ही, वो बेसिस बनाएगा ही। और ये कंडीशन स्पैनिंग में भी होल्ड करती थी कि अगर मेरे पास कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट इज़, मान लो मेरे पास कोई स्पेस है जिसकी डायमेंशन 4 है, और मेरे पास कोई सेट है जिसकी कोई स्पेस है जिसकी डायमेंशन 4 है, और मेरे पास कोई सेट है उस स्पेस के अंदर जिसकी कार्डिनैलिटी 4 है और वो स्पैन कर रहा है उस सेट को, तो एक थ्योरम होती थी जिससे मैं कह सकती थी कि वो बेसिस भी बनेगा उस सेट का, उस स्पेस का। ठीक है, सो और ऐसे ही अगर ये लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए भी ट्रू होता था। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।